अस्सलाम वालेकुम। सूरजमुखी उर्दू का गुलदस्ता 7वीं जमात के लिए जो कि तहरीर करदा है फ़ौज़ एहसान फ़ारूकी की। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दुनिया गोल है। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने तलाश करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या समझाने और बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले अगर हम राइटर की बात करें तो इब्न इंशा की तहरीर करदा है। इब्न इंशा उनका कलमी नाम था, असल नाम उनका शेर मोहम्मद ख़ान था। वजह शोहरत इनकी राइटिंग थी, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छी तसानीफ़ इनकी सामने आई, मज़ा निगार थे, सहाफ़ी थे और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के तौर पर जो है अगर इनको कहा जाए कि ये दुनिया के सामने इन्होंने अपने आप को मनवाया तो वो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी वजह शोहरत जो इनकी बनी वो इनकी सफ़रनामा नवीसी थी। सफ़रनामा नवीस थे बहुत बड़े, क्योंकि इन्होंने दुनिया के बेशुमार ममालिक में सफ़र किया, वहाँ पे रहे, वहाँ के तौर तरीक़ों को जांचा, वहाँ की चीज़ों को देखा परखा, वहाँ की रिवायात, वहाँ के तौर तरीक़े और फिर उनको बयान किया। सफ़रनामा की सूरत में उन्होंने जो है वो उस चीज़ को बयान किया, क्योंकि मज़ा निगार थे तो उनकी तसानीफ़ में क्योंकि उस मज़ा का अंसर मिलता था तो पढ़ने में मज़ा भी आता था और अब तक स्टिल अगर आप पढ़ें तो वो बहुत आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उसको पढ़ते हुए। दुनिया गोल है, ये एक छोटा सा चैप्टर है जो कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी तसानीफ़ से इक़्तिबास किया गया है और जो है एक छोटा सा हिस्सा है उसको यूँ कह लें। हम किसी नए शहर में जाएं तो एक मुद्दत ये जहन नशीन करने में लग जाती है कि हम अगर बाज़ार में हैं तो हमारा घर कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है। यानी जिस जगह हम रहते हैं हमेशा से या कुछ अर्सा हमने वहाँ पे गुजारा होता है तो हम उस जगह से मानूस हो जाते हैं। हमें पता होता है कि जी जहाँ पे हम खड़े हैं वो जगह कौन सी है, जहाँ पे हमने जाना है हम कैसे जा सकते हैं, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार करना है, हमारी मंजिल कहाँ है। हम इर्द गिर्द से अपने मानूस होते हैं, अपनी जगह से मानूस होते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही एक नई जगह चले जाएं, एक नए शहर या एक नए मुल्क में चले जाएं तो वो बिल्कुल हम उससे क्योंकि मानूस नहीं होते, उस जगह से फ़ेमिलियर नहीं होते, तो वो जगह हमारे लिए बिल्कुल ऐसी होती है कि हमें ना मशरिक़ का पता होता है ना मग़रिब का पता होता है और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम बाज़ार में खड़े हैं या किसी के घर में खड़े हैं। मतलब टोटली जो है वो एक नया माहौल। तो यहाँ पे वो अपने टर्की के सफ़र को बयान कर रहे हैं, अंकारा का ज़िक्र कर रहे हैं जो कि कैपिटल है टर्की का। तो उसमें वो ये अब एक अपने मुल्क को छोड़ के जाना या अच्छा अगर हम ज़िक्र करें ना कि हम अपने मुल्क यानी हम अपने पाकिस्तान के किसी एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं और उस शहर में हम पहली दफ़ा जो है वह हमारा एक्सपीरियंस है घूमने का जाने का, तो एक ही अपने ही मुल्क के दूसरे शहर में जाकर जो है वो हमें उनसियत महसूस नहीं होती। हमें ऐसा लगता है सब कुछ नया नया है। हम बिल्कुल ही वहाँ पे जो है वो ऐसे होते हैं कि हमें कोई बता दे कि ये रास्ता अगर है, अगर हम ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, हमने इधर पहुँचना है, तो हमें बिल्कुल हर जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो है वो हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कोई हमें समझाए बताए, हम उसके साथ चलें, कोई हमारा लीडर हो। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं कि वो अपना मुल्क छोड़ के जब वो चले जाते हैं टर्की, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है कि एक बिल्कुल ही मुल्क नया, माहौल नया, लोग नए, रहन सहन, रिवाज, सब कुछ, ज़ुबान, सब कुछ नई। तो वहाँ पे जाके उनको कैसा महसूस हुआ, ये सफ़रनामा जो है वो इसी चीज़ को लेके वो आगे जो है वो बढ़ेंगे और हमें बताएंगे कि उनका ये सारा एक्सपीरियंस एक नई जगह, एक नए माहौल में जाके कैसा रहा। मशरिक़ और मग़रिब का कुछ अंदाज़ा नहीं होता। एक रोज़ हम ये अज़म करके सुबह सुबह उठे, अज़म करके यानी कि ये तय करके उठे, पक्का इरादा करके सुबह सुबह उठे कि देखें अंकारा का सूरज कैसा है। टिकटिकी बांध के यानी एक ही चीज़ को जो है वो मुसलसल देखे जाना, बहुत गौर से देखना, टिकटिकी बांध के देखना उसको कहते हैं। टिकटिकी बांध के देखा किए लेकिन सूरज मियाँ ने ये चाल की कि पीछे से निकल आए। अब क्या कि आप देखें सूरज मियाँ ने ये चाल की कि पीछे से निकल आया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सूरज जो है वो उनके साथ फ्रिक कर रहा है या जो है वो उनके साथ जो हंसी मजाक कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो मज़ा निगार थे तो उनकी तहरीर उनकी तसानीफ़ में हमें उसका अंसर नज़र आएगा। जैसे कि वो एक बहुत ही लाइट मूड में बात कर रहे हैं और वो अपना जो है वो सफ़रनामा तहरीर कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो तय किया एक सुबह कि वो देखेंगे कि जी अंकारा का सूरज कैसा है, यानी जायज़ा लेंगे कि टर्की का जो कैपिटल अंकारा है वहाँ पे
जो है वो सूरज कैसे निकलता है, सूरज कैसे निकलता है या वहाँ के तौर तरीके क्या हैं, वहाँ का रहन सहन क्या है। वो एक सुबह ही अज़म करके उठे। तो जी वो कहते हैं कि हमें तो ये जब पता चला, जब हमारा जो साया है वो हमारे सामने पड़ने लगा, कि सूरज को हम सामने तलाश कर रहे थे, सूरज पीछे से निकला हुआ था। आफाक मियाँ ने घर अपना ऐसी जगह लिया है कि इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सड़कें ही सड़कें हैं। अब उनको जो है वो जहाँ पे वो ठहरे थे, जहाँ पे उनका क़याम था, उनके दोस्त आफाक साहब, उनके घर के बारे में वो ये सोच रहे थे कि ये जो है वो कहाँ पे इन्होंने घर ले लिया कि जिसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सड़कें ही सड़कें हैं। हमने कई बार इस ख़याल से कि कभी तन्हा भी आना पड़ जाता है, इस घर के नवाहात की कोई निशानी मुकर्रर करने की कोशिश की। अब उनके जहन में ये ख़याल था कि कब तक जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अगर कभी उनको कभी तन्हा निकलना पड़ जाए और उनके साथ कोई भी उनको गाइड करने वाला ना हो, तो वो किस तरह से घर पहुँचेंगे। उनके जहन में ये सवाल उभरा और उन्होंने फिर कोशिश की कि वो इर्द गिर्द के इलाके, नवाहात कहते हैं इर्द गिर्द के इलाके, आसपास की जगह, तो उन्होंने जो है उनको जहन नशीन करने की कोशिश की कि हम जो है अगर मुझे कभी निकलना पड़ता है तो मैं ये जहन नशीन कर लूँ, अपने दिमाग में बिठा लूँ कोई निशानी, ताकि अगर मैं कभी अकेला हुआ तो मैं घर तो पहुँच सकूँ। अच्छा, अब आने वाले इस पैराग्राफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सा एक नक्शा खींचा जा रहा है। पहले रोज़ हमने ये याद रखा कि गली के सिरे पर यानी गली के कोने पर एक ठेले पर तरबूज़ों का ढेर है। ठेला तो आपको पता ही है कि ठेला जिस पे जो है वो सब्ज़ी वाले या फल वाले, फल फरोश जो हैं वो चीज़ें अपने फल अपनी सब्ज़ी रख के बेचते हैं, ठेला उसे कहते हैं। गली के सिरे पर एक ठेले पर तरबूज़ों का ढेर है और पास एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। अच्छा, अब जो है दूसरे रोज़ इसकी तलाश में हम आध फरलांग का गचा खा गए। भाई अगर हम निशानी कोई रखते हैं तो हम कोई ऐसी ठोस निशानी रखते हैं, कोई ऐसी निशानी रखते हैं जो अगले दिन अगर हम जाएं तो वो निशानी वहीं पर ही, जो हमने मुकर्रर की थी पिछले दिन, वो निशानी वहीं पर ही मौजूद हो। हम ऐसी निशानी रखते हैं ना। हम ऐसी निशानी तो नहीं रखेंगे ना कि एक ठेले वाला यहाँ खड़ा हुआ था, एक घोड़ा गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, या कोई गधा गाड़ी वाला खड़ा हुआ था और यहाँ पे कोई फल बेच रहा था या सब्ज़ी बेच रहा था। हम ऐसी निशानियाँ तो नहीं रखते ना जो कि आज हैं और कल नहीं होंगी। लेकिन वो क्योंकि जो है वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या निशानी रखी जी, उन्होंने ये निशानी रखी कि जी गली के सिरे पर एक ठेला खड़ा है और वो तरबूज बेच रहा है, एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। ज़ाहिर बात है जब वो अगले दिन वहाँ पे गए होंगे या उन्होंने वहाँ पे अगले दिन विज़िट किया होगा तो वो चीज़ें तो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगी, वो कोई फ़िक्स्ड निशानियाँ तो नहीं थी। दूसरे रोज़ इसकी तलाश में हम आध फरलांग का गचा खा गए, यानी धोखा खा गए या नुकसान उठा गए। गचा का मतलब होता है नुकसान उठाना, यानी वो ही ढूंढते हुए जो है वो आध फरलांग आगे निकल गए कि वो जो निशानी उन्होंने रखी थी कि तरबूज का ठेला जो है वो जहाँ पे था मैंने वहीं पर ही जाना है, या घोड़ा गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी मैंने वहीं पर ही जाना है, तो वो आध फरलांग जो है उनको वो ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा आगे चलने का। तरबूज वाले ने महज हमें भटकाने के लिए एक अगले रोज़ अपना ठेला कहीं जा खड़ा किया। अब इसमें तरबूज वाले की कोई गलती थोड़ी है, गलती तो उनकी है कि वो तरबूज के ठेले की निशानी रख रहे हैं। अब वो तरबूज वाला आज कहीं खड़ा होगा तो कल कहीं खड़ा होगा। यही हरकत घोड़ा गाड़ी वाले ने भी की। अब घोड़ा गाड़ी वाले ने कोई एक मखसूस एक ख़ास जगह पे तो अपना हमेशा से अपना घोड़ा खड़ा नहीं करना ना, उसकी भी जगह तो वो मखसूस नहीं थी। गलती किसकी थी? गलती इब्ने इंशा की थी कि वो ये निशानियाँ रख रहे हैं जो कि हवाई निशानियाँ हैं, जो फिक्स्ड नहीं हैं। अच्छा, आफाक ने कहा ऐसी चलती फिरती चीज़ों की निशानी तो मुल्ला नसीरुद्दीन मुकर्रर किया करते थे, क्योंकि उनके दोस्त ने जो है वो उनको ये बताया, उनको ये बावर करवाया कि तुमने तो निशानियाँ ही गलत रखी थी। ऐसी निशानियाँ तो मुल्ला नसीरुद्दीन मुकर्रर किया करते थे, रखते थे। उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने यानी मुल्ला नसीरुद्दीन ने रेगिस्तान में एक जगह रुपए दबा दिए थे और निशानी ये रखी थी कि ऐन इस जगह पर एक बादल का साया था। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि वो एक चीज़ जो है वो एक ज़मीन के नीचे वो दबा रहे हैं और निशाना, और वहाँ पे निशानी क्या रख रहे हैं कि यहाँ पे एक बादल का साया था। अगले रोज़ देखा कि ना बादल है, ना इसका साया है और ना रुपए हैं। तो ज़ाहिर बात है वो जहाँ तलाश कर रहे होंगे तो वो जगह ही नहीं होगी, तो उनको वो वहाँ पे कहाँ पे अपनी दबाए हुए पैसे मिलने थे। तो उनका आफाक साहब का कहना ये था कि पक्की चीज़ की निशानी रखो,
पक्की चीज़ की निशानी रखो। हमने बात गिरा में बांधी। गिरा में बांधी यानी कि हमने जो है वो अपनी गिरा में बांध ली, यानी कि हमने उसको अच्छी तरह समझ लिया, हमने उसको जो है वो याद कर लिया कि हमें, या हमने उस नसीहत पर अमल किया। गिरा से बांधने का मतलब होता है कि अगर कोई हमें कोई चीज़ बता रहे हैं, हम उसे गिरा से बांध रहे हैं, यानी उसकी नसीहत पर अमल कर रहे हैं और उसी तरह करेंगे जैसा कि कोई हमें कह रहा है। अच्छा जी, नसीहत पर तो अमल किया उन्होंने, गिरा से भी बांध ली उनकी बात। एन गली के सामने एक दुकान पर पेप्सी कोला का इश्तिहार लगा था, पक्का दीवार में जड़ा हुआ। पक्की निशानी रखनी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये इश्तिहार तो पक्का दीवार में जड़ा हुआ है। जड़ा होना यानी मजबूती से लगा हुआ होना, पेवस्त होना। तो उन्होंने कहा ये तो पक्की निशानी है, जैसा कि उन्होंने नसीहत पर अमल भी किया। ये मैं निशानी रख लेता हूँ। लेकिन शाम तक पेप्सी कोला वालों ने इस किस्म के इश्तिहार शहर में जा बजा हज़ारों जगह जड़ दिए। अब जा बजा कहते हैं जगह जगह, हर जगह। तो अब इसमें भी तो उनका कसूर नहीं था, उन्होंने तो एक पक्की निशानी रखी थी। और फिर क्या हुआ कि उसी तरह की बेशुमार निशानियाँ जो हैं वो और लगा दी गई, तो इसमें उनका कसूर तो कोई नहीं था। आफाक मियाँ का कहना है कि ये तो पहले से जड़े हैं, तुम्हारी आमद से इसका कुछ ताल्लुक़ नहीं, ऐसा ही होगा। इलाके का नाम भी कुछ टेढ़ा सा था। हमने बहुत याद रखने की कोशिश की, लेकिन हाफ़ज़े से फिसल फिसल जाता था। हाफ़ज़े से फिसल फिसल जाना यानी कि याद ना होना, मेमोरी जो है वो किसी चीज़ की ना बन पाना। वो याद करने की कोशिश करते थे क्योंकि नाम, एक जगह अलग थी, मुल्क अलग था, ज़ुबान अलग अलग थी, तो वो नाम भी कुछ अलग ही होगा जो उनको याद ही नहीं होता था और उनके हाफ़ज़े से फिसल फिसल जाता था, यानी उनको याद ही नहीं होता था। घर की दूसरी निशानी अमेरिकन हस्पताल है, जो आफाक के घर से 2 घर छोड़कर है। हमने उसे नोट कर लिया और एक बार एक तुर्क ड्राइवर को दिखाया तो इसने कहा, ए मेरी जान, मुझे मालूम नहीं। इस वक्त तो हम उसकी बेतकल्लुफ़ी पर घबराए। बाद में मालूम हुआ कि तुर्की में सी मतलब जीम है। अमेरिकन को तुर्क पढ़ेगा तो इसी अंदाज में पढ़ेगा। इनके रस्मुल ख़त में, इनके रस्म ख़त में अमेरिकन लिखना चाहिए, यानी कि अगर हम अमेरिकन लिख रहे हैं तो के साथ लिखेंगे, क्योंकि सी की जो साउंड है वो फ़र्क तरीके से, यानी जीम की ज की आवाज़ में वो साउंड करते हैं। और भी आवाज़ें इन हरूफ की ऐसी हैं जिनसे हम मानूस नहीं, क्योंकि हम तो अपने ही अल्फ़ाबेट्स और अपनी ही साउंड्स को जानते हैं, तो वो तो अपने तरीके से ही पढ़ेंगे। वो जो साउंड्स, वो वर्ड्स की वो जिन टर्की में जिस चीज़ से वो मानूस थे, वो हमारे लिए बिल्कुल अलग थी। तो च के लिए जी के नीचे जी के नीचे ज़रा सा शूशा डाल देते हैं, तो च की साउंड आती है। जी और टी दाल की आवाज़ देता है। उनकी डिफरेंट्स कुछ ऐसी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी साउंड्स हमसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक बादशाह की तस्वीर के नीचे लिखा था अब्दुल मैसिद। ख़ासा गौर करने पर खुला, यानी कि ज़ाहिर हुआ, यह हमें पता चला कि मुराद सुल्तान अब्दुल, मुराद यानी कि मतलब सुल्तान अब्दुल मजीद से है। चीन में हमारे साथ तर्जुमान थे, जो इंटरप्रेटर होते हैं, जो कि ट्रांसलेट करके बता देते हैं। दोनों ज़ुबानों को जानते हैं और वो एक दूसरे तक जो है वो उसको ट्रांसलेट कर देते हैं चीज़ को। तो चीन में हमारे साथ तर्जुमान थे जिनको चीनी भी आती होगी और ज़ाहिर है कि उनको उर्दू भी आती होगी, तो वो उनको इंटरप्रेट कर देते थे। लिहाजा चीनी के 2-3 लफ्ज़ों शुक्रिया, मिजाज शरीफ और खुदा हाफिज़ वग़ैरह से काम चल गया। जापानी के मामले में हमने हज़रत भल्ले शाह की नसीहत पर अमल किया और एक ही अलिफ तुझे दरकार फ़कत शुक्रिए के लिए, आरीगा तू गुजारी मश्ता पर इक्तफ़ा किया, यानी गुजारा किया, जो ख़ुद कई लफ्ज़ों पर मुहीत है यानी कि मुश्तमिल है। तो कुछ काम तो उन्होंने जो है वो अपने जो उनके साथ तर्जुमान थे उनसे अपना वो निकाल लेते, बल्कि ज़्यादातर काम उन्हीं से ही चलता था। और कुछ ज़ुबानों को वो, कुछ चीदा ज़ुबानों के चीदा अल्फाज, यानी सिलेक्टिव अल्फाज़ों को वो याद कर लेते थे कि कभी अगर उनके साथ तर्जुमान ना हो तो वो थोड़ी बहुत कोई 1-2 लफ्ज़ बोलकर अपना गुजारा कर सकें। लेकिन तुर्की चूँकि हमारा दोस्त और इस्लामी मुल्क है, इससे हमारा तहज़ीबी इश्तराक भी है। तहज़ीबी इश्तराक होना कि यानी उनकी तहज़ीब, उनका कल्चर और हमारा कल्चर आपस में मिलते जुलते हैं, इश्तराक हैं, मुश्तरिक यानी सेम होना। लिहाजा तुर्की ज़ुबान की तरफ हमने बतौर ख़ास तवज्जो दी।
उन्होंने ज़ाहिर बात है घर में अपनी जो है मश्क की होगी, कुछ छोटे छोटे अल्फाज याद करने की कोशिश की होगी कि सारा इन्हिसार उनका तर्जुमान पर ना हो, कि वही उनको मतलब समझाएंगे बात का तो उनको समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो उन्होंने घर में जो है वो थोड़ी बहुत अपनी वो एक लर्निंग फ़ेज़ से गुज़रे। उन्होंने छोटे छोटे अल्फाज याद किए। एवत हाँ और योक ना तो पहले ही दिन हमारी ज़बान पर रवां हो गए। रवां हो गए यानी कि इन छोटे छोटे अल्फाज को डिलीवर करने में, बोलने में, वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि एक तो अल्फाज बहुत छोटे छोटे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरी ज़ुबान पर अबूर हासिल कर लिया या पूरी ज़ुबान पे जो है उनको मास्टरी हासिल हो गई, ऐसा नहीं था। उन्होंने छोटे छोटे अल्फाज याद किए तो वो उनकी ज़ुबान पर रवा हो गए। चौक गज़ील बहुत अच्छा को जहन नशीन करने में भी ज़्यादा दिन ना लगे। वो यही कह रहे हैं चौक गज़ील यानी एक तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं तुर्की ज़ुबान के, और साथ में ब्रैकेट में उनके मतलब दिए गए हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि इनको याद करने में, इनको जहन नशीन करने में, यानी उनको याद करने में उनको ज़्यादा दिन नहीं लगे। इस्तंबुल पहुँचते पहुँचते तो इस ज़ुबान में जिसे लोग मुश्किल कहते हैं, हमें ऐसा देख हो गया था कि बेतकल्लुफ़ अपने कमरे से होटल के रेस्टोरेंट को फ़ोन करते, आफंदम आ शीशा सोक्सू, यानी ए मिस्टर 2 बोतल ठंडा पानी। वो ये छोटे छोटे अल्फाज याद करके, एक छोटी सी लाइन याद करके वो बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि हम मतलब वो इस तरह से बयान कर रहे हैं जैसे पूरी तुर्की ज़ुबान पर उनको अबूर हासिल था, और जिसे लोग वो बता रहे हैं कि जिसे लोग मुश्किल कहते हैं वो तो उनके लिए मतलब इतनी, वो उनकी ज़ुबान पर इतनी रवां थी, इतनी आसान उनके लिए हो गई थी कि वो जो है वो बहुत आसानी से अपना मतलब दूसरे को समझा देते थे। वो इवन के वो कमरे से होटल के रेस्टोरेंट को फ़ोन करते, आफंदम आ शीशा सोक्सो, यानी ए मिस्टर 2 बोतल ठंडा पानी। इक्की का मतलब है 2। एक को भी तुर्की में कुछ कहते हैं और हमें बताया भी गया था, लेकिन वक्त पर कुछ याद ना आया। तो वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है उन्होंने नहीं सीखा होगा कि एक को क्या कहते हैं, या उनके जहन से स्किप हो गया कि क्या कहते हैं। तो जो उनको याद था उसी से उन्होंने गुजारा करना था, वही चीज़ उन्होंने बोलनी थी। तो वो जब बोलते थे तो क्या होता था कि एक नतीजतन जहाँ हमें एक बोतल पानी की ज़रूरत होती, वहाँ भी हमेशा 2 आती, लेकिन हम ये करते कि बेरे को एक बोतल हाथ के हाथ वापस कर देते। हाथ के हाथ वापस करना यानी उसी वक्त जैसे ही वो आता होगा, एक हाथ से उनको पकड़ाता होगा, दूसरे हाथ से वो वापस कर देते होंगे, क्योंकि वो उसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड तो होते ही होंगे कि जी 2 बोतलें आएंगी, एक हमने रखनी है और एक वापस कर देनी है, क्योंकि उनको ये भी पता था कि वो गलत बोल के जो है वो 2 बोतलें मंगवा रहे हैं। अब क्योंकि उनको याद ही नहीं था कि एक को क्या कहते हैं, तो वो उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकते थे कि योग नहीं यानी, और वो योग यानी ये नहीं का तो उनको आता ही था कि क्या कहते हैं, तो वो कहते थे मतलब एक रखते थे और एक योग कह के वापस कर देते थे कि हमें दरकार नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इंसान होशियार हो तो थोड़े लफ्ज़ों से बहुत काम चला सकता है। अब यहाँ पे वो अपनी जो है वो होशियारी का ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि यानी ये 2-3 लफ्ज़ जो मैंने सीखे, मैंने इन्हीं से ही बहुत अच्छा अपना गुजारा किया। मुख्तसर गुफ्तगू में तो हम भी मुखातिब को तुर्की ब तुर्की जवाब देते। अब यहाँ तुर्की ब तुर्की जो है वो मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है कि मुख्तसर गुफ्तगू होती थी तो हम तो ऐसे तुर्की ब तुर्की कहते हैं ना कि फटाफट जवाब देना, आगे वाले को जिसे आप मुखातिब हैं उसको चुप करा देना। तुर्की ब तुर्की उस यानी अगर वो कोई सवाल कर रहा है तो उसका ऐसा जवाब देना कि वो चुप हो जाए। तो वो तुर्की ब तुर्की जवाब देते थे। लेकिन जहाँ बात लंबी हुई, हमारी तुर्की तमाम हुई और फिर हमें इशारों की ज़ुबान से मदद लेनी पड़ती थी। तुर्की ब तुर्की का मतलब यहाँ पर मुहावरतन हुआ है, ये नहीं कि वो तुर्की में बड़ा वो फ्लुएंटली वहाँ पे तुर्की बोल के उनको जवाब देते। तो तुर्की ब तुर्की का मतलब उन्होंने यहाँ पे बड़ा एक मज़ाक के तौर पर जो है उसका एडिशन किया है। अंकारा पहाड़ियों में घिरा हुआ एक साफ़ सुथरा शहर है। पहाड़ियों में घिरा हुआ यानी चारों तरफ उसके पहाड़ हैं। नया अंकारा ज़्यादा पुराना नहीं, 40-50 बरस का समझिए। कुशादा गली कूचे, खुले खुले गली कूचे। कुशादा कहते हैं खुले को, साफ़ मुजल्ला दुकानें, मुजल्ला भी कहते हैं बहुत ही साफ़ सुथरी चमकती हुई चीज़ को जिसे रगड़ रगड़ के साफ़ किया गया हो। शारे अतातुर्क जो शहर के बीचों बीच गुज़रती है, बहुत मशहूर शारा है, शारे अतातुर्क, उसका ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है। बहुत खूबसूरत और चौड़ी। फिर 2 रुइया कुशादा फुटपाथ, 2 रुइया यानी कि डबल फेस्ड, जो 2 तरफ़ा हो। 2 रुइया कुशादा फुटपाथ सैर के लायक, और इनके साथ सरेरा यानी सरेरा कहते हैं जो है वो
चलते चलते सरे राह जहाँ पे हम चल रहे हों, चलने की जगह जो बनी हुई है वहीं पे ही रेस्टोरेंट्स बने हुए। ऊपर क्रंच का साइबान तना हुआ, ये क्रंच कहते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के कपड़े को, जो कि टेंट्स वगैरह के बनाने के काम भी आता है। A strong cloth made of flax or cotton used for tent sales etc. अक्सर लोग इन्हीं सरेरा रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। हमने बाज़ार भी देखा, सब्ज़ी और फलों की मार्केट भी, सफाई देखकर जी खुश हुआ। इस्तंबुल में तो इतना ज़्यादा इल्तिज़ाम नहीं, यानी कि सख्ती नहीं है, लेकिन अनकरा में तो आपको एक तिनका भी सड़क पर पड़ा ना मिलेगा। ज़ाहिर बात है जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस सख्ती से फॉलो करवाए जाते हैं वहाँ पर फिर इंतज़ाम भी आपको देखने को मिलता है और सफाई सुथराई भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। आपने सिगरेट जलाई है तो तीली सड़क पर फेंकने को जीना चाहेगा, यानी इतनी सफाई होती है कि आप ख़ुद ब खुद जो है वो सफाई का इंतज़ाम रखना चाहते हैं वहाँ पे कि वो वहाँ पे हमारी वजह से कोई गंद ना फैले। थोड़े थोड़े फासले पर ड्रम रखे हुए हैं, इनमें डालिए। कसाई की दुकान भी आईना खाना है। आईना खाना यानी इतनी साफ़ सुथरी कि आप अपना अक्स भी उसमें देख लें। गोश्त फ्रिज में बंद है या शीशे के पीछे लटका है। गर्द होती है मट्टी, गर्द और मक्खियों का गुज़र नहीं। सब्ज़ी और फलों की मार्केट में हर चीज़ के भावों की तख्ती लगी है, यानी रेट्स जो हैं वो पहले से लिखे रखे हैं। पूछने और झकझक करने की ज़रूरत नहीं, यानी झकझक करने बहसबाजी की ज़रूरत नहीं है, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। रेट्स जो लिख के रखे हैं वही फिक्स्ड हैं। बेचने वाले ने एक नीले कपड़े का एप्रन बांध रखा है जिसमें 2 बड़ी बड़ी जेबें हैं। एक में नोट और नकदी भी पैसे को ही कहते हैं, दूसरी में कागज़ के लिफाफे सौदा डालकर देने के लिए। दूध नहायत उम्दा मिलता है, बोतल में बंद, मीठा डाले बग़ैर पी जाइए, यानी इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि उसमें आपको कोई चीज़ मिला के, कोई मीठा मिला के पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दही बोतल में बंद और लस्सी भी, जो हर खाने के साथ पी जाती है और आयरन कहलाती है, यानी वो इतनी ताकतवर होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो वो ऐसे ही है जैसे आप जो है वो आयरन अपने जिस्म में लेके जा रहे हैं। बोतल में जितनी लस्सी हमने अब के तुर्की में पी, पंजाब में उम्र भर में नहीं पी होगी। नहायत मुफर्रा और खुश जायका, मक्खन और पनीर भी, कसम का बाफरात शहद भी। मुफर्रा कहते हैं दिल को तकवीत पहुंचाने वाला, फ़रहत पहुंचाने वाला कोई भी मशरूब, कोई भी ऐसी चीज़ जो दिल को तकवीत पहुंचे खा के या पी के। मक्खन और पनीर भी, कसम का बाफरात शहद भी। कसम यानी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी का पनीर, और बाफरात यानी लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं, बहुत ही वाफिर मकदार में, बहुत ही ज़्यादा। क्या ये सब चीज़ें खालिस होती हैं? हमने आफाक से पूछा। बिल्कुल ना, खालिस का यहाँ तसव्वुर ही नहीं है, यानी कि सोचा भी नहीं जा सकता कि यहाँ पे कोई चीज़ खालिस नहीं होगी। लकड़ी का, अब ये मुकालमाबाजी चल रही है, लकड़ी का बुरादा ये लोग फेंक देते होंगे, इससे मिर्चें नहीं बनाते। नहीं, लकड़ी का बुरादा यानी लकड़ी का चूरा। जैसे अगर आप लकड़ी को आरी से या किसी तेज़ धाराले से काटते हैं तो उसमें से कुछ चूरा सा निकलता है, उसको बुरादा कहते हैं। लाल ईंटें तो बेकार ना जाती होंगी, ज़रूर हल्दी की तामीर में काम आती होंगी। बिल्कुल नहीं। और मोबाइल आयल मोटर में ज़रूर इस्तेमाल होता है, मक्खन या घी के तौर पर नहीं। अब यहाँ पे ना कंपैरिज़न किया जा रहा है उन ममालिक में जो है किस तरह से चीज़ें बेची जा रही हैं, किस क्वालिटी की चीज़ें बेची जा रही हैं, और हमारे मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ें और बेची जाने वाली चीज़ों के मयार का। अब उन्होंने इश्तियाक से, यानी बहुत ही शौक़ से वतन अज़ीज़ का हाल पूछा। अब क्योंकि ये कंपैरिज़न चल रहा था तो फिर उन्होंने भी अपने वतन अज़ीज़ का हाल पूछा। तो हमने बताया कि हमारे यहाँ तो भैंसों ने भी खालिस दूध देना बंद कर दिया है। कम से कम हमारे गवाला कहते हैं जो दूध बेचता है बंदा। कम से कम हमारे गवाले का यही बयान है, जब कभी दूध के पतलेपन की शिकायत करें वो यही उज़र करता है, बहाना करता है कि हजूर क्या करें, भैंसें ही ताबकार हैं और बेईमान हैं। ताबकार यानी आलूदा। अब यानी कि वो जो बेईमानी कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम भी वो ख़ुद अपने सर पे नहीं ले रहे, वो उसका इल्ज़ाम भी किसको दे रहे हैं? भैंसों को। ऐसा ही दूध देती हैं, कुर्ब क़यामत की निशानी है, यानी सारा इल्ज़ाम उसको दे के कह रहे हैं ये तो क़यामत की निशानी है, क़यामत करीब है, क़यामत करीब आने वाली है। अनकरा में बहुत सी चीज़ें देखने की हैं, मसलन म्यूज़ियम, ऑलिस चौक, गैमा का स्टोर, अंगूरा का कला, अतातुर्क का मज़ार और सैयद आफ़ाक अहमद का घर। बाकी चीज़ें तो हमने एक नज़र देखी। इस आखिरी मकाम सैयद आफ़ाक अहमद के घर को ज़रा तफसील से देखने का मौका मिला। आफ़ाक हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, अंग्रेज़ी के अंशा पर्दाज़ हैं। अंशा पर्दाज़ यानी राइटर, मज़बून नकार,
जो उस चीज़ के लिखारी होते हैं, अंशा परदाज हैं। इनके मज़ामीन में जो मज़ाहिर लतीफ़ की सिन्फ़ में होते हैं, यानी पहले भी मैंने बताया था कि वो मज़ा निगार थे। उनकी राइटिंग्स ऐसी होती थी जिनको पढ़ के लुत्फ़ आता था। बच्चे होते थे या बड़े होते थे, उनको पढ़ने का लुत्फ़ आता था, क्योंकि वो बहुत ही एक लाइट मोड में उनके जो मकालमे होते थे या उनकी जो राइटिंग होती थी उसकी डिलीवरी होती थी। डॉन में अक्सर आते रहे हैं। एक रिसाला था, उसमें साहिब तर्ज़ आदमी हैं। साहिब तर्ज़ आदमी कहते हैं जो अपने मुनफरिद अंदाज़ की वजह से, अपने एक अलग अंदाज़ की वजह से अपनी मिसाल आप हों। सिर्फ़ अंदाज़े नगारिश में नहीं, यानी कि सिर्फ़ लिखने के लिए नहीं, लिखने के अंदाज़ में ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी गुजारने में भी। सिर्फ़ अंदाज़े नगारिश में नहीं, ज़िंदगी गुजारने में भी। तो अंदाज़े नगारिश यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज़। देखा कि घर है फ़र्श फ़रोश से आरास्ता, रग और कारपेट्स। फ़र्श फ़रोश रग्स और कारपेट से यहाँ मुराद है ये बड़े बड़े कालीन और मुकल्लफ़ सोफ़े। मुकल्लफ़ यानी बहुत ही एहतियात और बहुत ही ध्यान के साथ कोई चीज़ तख्लीक करना, खुश वज़ा खुश शक्ल चीज़। मुकल्लफ़ सोफ़े। ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी एक कालीन था, लेकिन बैठने की जगह कोई ना थी। एक सोफ़े पर हमने तशरीफ़ रखना चाहा, यानी बैठना चाहा, वहाँ चनों और नमक पारों की थैलियाँ रखी थीं। दूसरी पर टॉफ़ियों और बिस्किटों के लिफाफे धरे थे, यानी वो पड़े हुए थे, लिफाफे धरे थे, पड़े थे। ड्राइंग रूम के आधे कालीन पर बड़ी बड़ी लकड़ी की पेटियाँ पड़ी थीं। अब यहाँ पे एक नक्शा खींचा जा रहा है और तंज़ किया जा रहा है कि घर भी था, घर में मौजूद हर आसाइश, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन जो है हर चीज़ जो है वो अनऑर्गेनाइज़ थी। कोई ऑर्गेनाइज्ड चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। बखेड़ा और गंद फैला हुआ था। आधे पे ख़ुद सोफ़े की गद्दियाँ सर के नीचे रखे इस्तराहत कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। इस्तराहत कहते हैं आराम करने को। सोफ़ों के दूसरे सेट पर इनकी पतलूनें, कमीज़, सूट फैले हुए थे। वार्डरोब इस घर में कई हैं, लेकिन इनमें कपड़े रखना और फिर निकालना बेशक एक तवील अमल है, एक बड़ा अमल है। यानी अलमारियाँ तो काफ़ी थी उस घर में, लेकिन ज़ाहिर बात है किसी चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी मेहनत दरकार होती है, तो वो मेहनत कौन करे। तो उनका घर जो है वो बुरी तरह फैला हुआ था। हमें देखकर उन्होंने एक कुर्सी पर से एक तरबूज उठाया और दूसरे पर से आड़ुओं की टोकरी, और कहा कि अब बैठ भी जाओ। यानी ये हालात थे कि हर जगह सामान ही सामान पड़ा हुआ था। तमाम कुर्सियाँ जो हैं वो फलों और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों से भरी पड़ी थीं। अक्सर तो खाली थी, महज सुस्ती की वजह से। यानी जो टोकरियाँ, कुछ तो टोकरियों में तरबूज थे, कुछ टोकरियों में आड़ू थे, कुछ खाली थी, लेकिन उनकी सुस्ती इतनी थी कि वो सुस्ती की वजह से दुकानदार को वापस ना की गई थी। बाज़ में लस्सी या दूध भी था, लेकिन इम्तादे ज़माना से बिगड़ गया था। इम्तादे ज़माना यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेंथ और प्रोसेस ऑफ टाइम। एक एक्सपायरी होती है हर चीज़ की, जब वो निकल जाए, वो डेट निकल जाए तो एक्सपायर हो जाती है। तो वो रखे रखे ख़राब हो गई थी। चंद डब्बे थे, खूबसूरत लेबल देखकर उठा लाए थे, और बाद में मालूम हुआ कि इनमें झींगे हैं और झींगे आफाक साहब नहीं खाते। बाज़ बोतलें दुकानदारों ने वापस लेने से इनकार कर दिया कि जनाब हमने तो 6 माह हुए इनका इस्तेमाल ही तर्क कर दिया, यानी तर्क कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो हमने नए डिज़ाइन की बोतलें हम नए डिज़ाइन की बोतलें इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इतनी पुरानी एक चीज़ रखे हो जाती थी कि वो दुकानदार भी वापस लेने से इनकार कर देते थे। तब मेहताब ज़फ़र ने बताया कि आफाक साहब दरिया दिली से मजबूर हैं। दरिया दिली यानी बहुत खुले दिल के मालिक हैं, और वो अपनी इस खूबी कह लें या ख़ामी कह लें, इससे बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं। यहाँ पे तो उनकी ये खूबी भी ख़ामी ही समझें, क्योंकि जो उनकी दरिया दिली, जो उनका खुला दिल के मालिक होना है, वो यहाँ पे तो एक घर में एक कबाड़ी पैदा कर रहा है। कोई चीज़ थोड़ी ख़रीदने के कायल नहीं, यानी कोई भी चीज़ थोड़ी ख़रीदने के हक़ में नहीं है। जो चीज़ें ख़राब हो जाए इनको फेंकते जाते हैं, बाकी के ख़राब होने का इंतज़ार करते हैं। मशरूबात वग़ैरह ख़ुद तो चाहत से नहीं पीते, यानी उनको कोई शौक़ नहीं है मशरूबात का, लोगों की तवाज़ो के लिए रख छोड़ते हैं। किसी हफ़्ते लोग ना आएँ या इतना ज़्यादा ना पी सकें तो इनका क्या कसूर। मेहताब ज़फ़र ने कहा, आफाक साहब का घर तो कबाड़ी की दुकान है। अब वो क्या किस चीज़ से मिला रहे हैं? कबाड़ी की दुकान। कबाड़ी जो पुराने जूते, कपड़े और रद्दी वग़ैरह के टुकड़े बेच के अपना गुजारा करता है, क्योंकि वहाँ पे ये इतना ज़्यादा वो चीज़ें भरता होगा अपनी दुकान में, तो वो अनऑर्गनाइज्ड होती है, तो इसलिए वो उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी कबाड़ी की दुकान की तरह का उनका घर है। तब हमने इन्हें समझाया कि ऐसा नहीं कहते, कोई कबाड़ी सुन लेगा तो मरने मारने पर उतर आएगा। यानी यहाँ पे भी एक तंज़ी है कि आप जो कबाड़ी की दुकान से उनके घर को मिला रहे हैं वो ना मिलाएं। अगर कोई कबाड़ी सुनेगा
तो मरने मारने पर यानी उसको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि कबाड़ी की दुकान से भी ज़्यादा बुरा हाल है आफाक साहब के घर का। कबाड़ी के यहाँ भांत भांत की चीज़ें बेशक होती हैं, यानी भांत भांत दुनिया की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें बेशुमार होती हैं, लेकिन तरतीब से खानों में लगी हुई है। वो कह रहे हैं कबाड़ी भी एक चीज़ को तरतीब से रखेगा, जो इनके घर का हाल है वैसा हाल कबाड़ी की दुकान का भी नहीं होगा। वो तरबूज़ों को कुर्सी पर नहीं रखता। से जिस रोज़ हमें इस्तांबुल रवाना होना था चूँकि प्रोग्राम 8-10 रोज़ में वापसी का था, लिहाजा ये फ़िक्र दामनगीर हुई, यानी ये फ़िक्र हमें लग गई कि फ्रिज में जो इतना कुछ ठुसा है इसका क्या होगा। हमने तबीयत पर जबर करके, यानी हमने ना चाहते हुए भी तबीयत पर जबर करके, यानी हमने ना चाहते हुए भी तबीयत पर जबर करके ख़ासा तरबूज खाया कि जी ये तो ख़राब ही हो जाएगा, हम इतने दिन में वापस आएंगे तो इसको खा ही लेते हैं। एक पूरा खरबूजा भी खा गए, आधा सेर 3 पाव आड़ू भी, कुछ अंगूर, 3-4 बोतलें कोका कोला और ऑरेंज की पी। शमीम सबाई मसरार भी आ गए थे, इनको भी ज़बरदस्ती खिलाया, कुछ पिलाया, फिर भी पूरा दस्तरखान भरा था। फ्रिज में 6-7 दर्जन अंडे भी थे, बाज़ों में तो बड़े बड़े बच्चे भी निकल आए थे। यहाँ पर भी जो है वो मज़ा का अंसर शामिल है कि जो है वो इतने पुराने थे वो अंडे रखे हुए कि अब तो उनमें से बच्चे भी निकल आए थे। अब इसको उठाओ, हमने कहा। दरबान के लिए घंटी बजाई। दरबान जो काम करने वाला होता है, जो हेल्पर होते हैं, उनके लिए दरबान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दरबान के लिए घंटी बजाई, वो समझकर गोल हो गया, यानी इधर उधर हो गया कि कोई काम होगा। आखिर नीचे जाकर इसे तुर्की में समझाना पड़ा। तब वो आया और वो सब कुछ समेट कर ले गया। 3-4 फेरे किए, यानी चक्कर काटे। डबल रोटियों का अंबार, ढेर, अंबार होता है ढेर, फिर अंबार फिर भी बावर्ची खाने में पड़ा रहा। यानी इतना ज़्यादा जो है वो समेटने के बाद, इतनी चीज़ों को ठिकाने लगाने के बाद अभी भी वहाँ पे काफ़ी कुछ था जो समेटने के काबिल था।